देखिएगा, ठीक है। देखिए पिछले वीडियो में हमने मानव जनन का, मैं इसको आपको छोटे छोटे भाग में इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं एक बार में ही समझा देता, लेकिन आपको छोटे छोटे भाग करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा हर चीज़ को आप आराम से समझ जाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि मानव जनन में नर भाग का, है ना, कैसे किस प्रकार से शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, कहाँ उत्पत्ति होती है, कौन से अंग सहायता करते हैं, उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था। प्राथमिक अंग जिसमें हमने वृषण को रखा था। वृषण क्या है, आप कहेंगे पुरुष का, है ना, पुरुष का प्राथमिक अंग है। क्यों प्राथमिक अंग है? जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, उसमें उसे हम प्राथमिक अंग में रख देते हैं। वैसे ही हमें मादा के अंग, मादा जनन अंग के बारे में आज पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि मादा जनन अंग को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। पहले भाग में हम किसे रखेंगे? प्राथमिक अंग को। प्राथमिक अंग हम क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें किसका निर्माण होता है बहनी? युग्मक का निर्माण होता है। जिस भाग में युग्मक का निर्माण होता है, जिस अंग में युग्मक का निर्माण होता है, उसे हम प्राथमिक अंग के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही मादा में युग्मक का, मादा युग्मक या कहेंगे अंडाणु का निर्माण, आपने पढ़ा है कि युग्मक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नर युग्मक शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु या अंड या डिंब होता है। जिस प्रकार से पुष्पों में आपने पढ़ा था परागकण, वैसे ही पुरुषों में क्या पाया जाता है? मनुष्य की बात करेंगे, हमने उसको कवर किया हुआ है। वैसे ही हम मानव जनन पढ़ रहे हैं, तो मानव जनन में नर वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम मादा वाला देख रहे हैं कि मादा में किस प्रकार से जनन होता है, कौन से अंग सहायता करते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं। तो प्राथमिक अंग में क्या होता है? अंडाशय, और सहायक अंग में क्या होता है? गर्भाशय। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे नोट करिएगा और वैसे वैसे समझिएगा। गर्भाशय, मादा में गर्भाशय की संख्या कितनी होती है? एक। और गर्भाशय ग्रीवा, एक जोड़ी का मतलब संख्या कितनी होगी? दो। और योनि, एक योनि का मतलब कितनी संख्या होगी? एक। बाह्य जनन इंद्रिय, बाह्य जनन इंद्रियों में कई चीज़ें आती है। जनन इंद्रिय, वह इंद्रिय किसे कहते हैं जो हमें बाह्य आवेगों से जोड़ती है या बाह्य वातावरण से जोड़ती है, वो इंद्रिय होती है। और एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? संख्या में कितना होगा? दो। क्लियर हुआ? अब हम फिगर से समझते हैं कि कौन जैसे गर्भाशय कहाँ पाया जाता है, गर्भाशय ग्रीवा क्या होती है, योनि कहाँ पाई जाती है, जननेंद्रिय कहाँ होती है ना, स्तन ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं, अंडाशय कहाँ होता है। फिगर 7 बनेगा। ये होता है गर्भाशय ग्रीवा, एक जोड़ी, एक इधर एक इधर, ठीक है। यहाँ बोला जाता है इसे योनि। ये हो गया बहनी अंडाशय, जिसे ओवरी भी कहा जाता है। ये हो गया झालर, ये हो गया कीपक, ये होता है संकीर्ण पथ, और ये होता है अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। और ये हो गया आपका गर्भाशय ग्रीवा, इसे कहते हैं बहनी गर्भाशय। ठीक है, देखिएगा। अब बात हम एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं कि प्राथमिक अंग किसे कहते हैं, वो कहाँ उपस्थित होता है, कितनी संख्या में होता है। तो देखिएगा, आप कहेंगे कि मादा में अंडाशय क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। क्यों मादा जनन? मादा जनन अंग का मतलब मादा जनन अंग में कई चीज़ें आती हैं, लेकिन ये प्राथमिक जनन अंग होगा।
क्यों प्राथमिक जनन अंग होगा? आप जानते हैं कि जिस भाग में किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है, उसे ही हम प्राथमिक अंग के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर ही किसकी उत्पत्ति होती है? अंडाणु की उत्पत्ति। फिलहाल समझिएगा कि जब कोई बच्ची या कोई मादा माँ के गर्भ में होती है तब ही उसके अंडाशय में अंडाणु पाए जाते हैं, और जो बाकी समय होता है, जैसे जब किशोरावस्था आती है तब ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? परिपक्व होने लगते हैं। कुछ मादा में क्या होता है, जैसे जो माँ नहीं बन सकती उनमें कई बीमारियां हैं। जब हम जनन स्वास्थ्य वाला चैप्टर कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि क्या रीज़न होता है। तो आप समझ गए कि मादा अंडाशय, मादा में कितने पाए जाते हैं, संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, एक इधर होता है एक इधर। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक साथ काम नहीं करते। अगर बायां समझ रहे हैं, एक बार बायां अंडाशय काम करेगा तो एक बार दायां अंडाशय, दोनों एक साथ काम नहीं करते। तो आप कहेंगे कि मादा जनन अंग का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है भाई? अंडाशय है। अंडाशय क्यों है? क्योंकि अंडाशय में ही किसकी उत्पत्ति होती है? अंडाणु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं गर्भाशय की। तो देखिए ये वाला भाग भाई नहीं, गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय। अब गर्भाशय का मतलब क्या होता है? गर्भाशय गर्भ का आशय, गर्भ के रहने की जगह, गर्भ जहाँ पलता है। तो निषेचन के बाद अब एक क्वेश्चन समझिएगा कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में कहाँ मिलते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलते हैं बहनी? तो संकीर्ण पथ पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? संकीर्ण पथ पर। देखिएगा कि जब यहाँ से यहाँ क्या बनता है? यहाँ अंडाणु बनने के बाद कहाँ पहुँचता है? जब संकीर्ण पथ पर पहुँचता है। और यहाँ जनन के बाद स्पर्म के साथ कौन पहुँचता है? शुक्राणु पहुँचता है। वो दोनों आपस में संलयित होते हैं और फिर धीरे धीरे कहाँ आते हैं? गर्भाशय ग्रीवा के पास आते हैं, जहाँ इनका अंतारोपण होता है और कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? गर्भाशय में। और इसी गर्भाशय में भ्रूण को, है ना, भ्रूण की उत्पत्ति होती है, जो आगे चल के विकास करके किसका निर्माण करता है? संतान का निर्माण करता है। उसे पोषण मिलता रहता है और आगे चल के वे एक नए जीव के रूप में प्रसव के दौरान जन्म लेता है। समझ गए गर्भाशय? आगे समझते हैं एक जोड़ी गर्भाशयी ग्रीवा। गर्भाशयी ग्रीवा क्या होती है? तो एक देखिए ये क्या होता है? ये फिलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी में क्या होता है? एक दीवार का काम करती है। इसका काम क्या होता है? ये यही काम करती है कि निषेचन के पहले अगर शुक्राणु प्रवेश कर रहा है कि नहीं, अगर शुक्राणु प्रवेश करेगा तो ये डायरेक्ट एक बार में ये गर्भाशय में नहीं प्रवेश कर सकता जब तक कि ये किससे? अंडाणु से संलयित ना हो। वरना क्या होगा कि ये सीधे क्या करेगा? मिल जाएगा। अब भाई सीधे अगर ये बिना मिले यहाँ जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? किसी जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती भाई, संतान बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा? जब ये संलयित नहीं, अकेला युग्मक थोड़ी बनाएगा, है कि नहीं? है ना? देखिएगा तो क्या होता है, एक जोड़ी देखिए गर्भाशय ग्रीवा का काम क्या होता है समझिएगा। मैंने आपको लिखा हुआ एक जोड़ी, एक इधर है, देखिए एक इधर है। इसका काम क्या होता है? अंतारोपित। जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं तभी उसे वो अंदर जाने देता है। वो भी ऐसे नहीं जाने देता कि दरवाजा खोल देता घुस जाओ, ऐसा नहीं। अंतारोपित, धीरे धीरे वो उस पर चिपकते जाते हैं और धीरे धीरे रिस रिस कर प्रवेश करते हैं। समझ रहे हैं? अब समझिए तो अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाशय कितने होते हैं? तो अंडाशय संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जिनमें अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण। पूछेगा मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दायां काम करेगा तो बायां नहीं, जब बायां काम करेगा तो दायां, दोनों एक साथ काम नहीं करते। वैसे ही बात करते हैं गर्भाशय की, तो गर्भ रहने की जगह, गर्भ जहाँ पलता है, जिस भाग में गर्भ का विकास होता है, जिसमें पोषण मिलता है, उसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। और दूसरा बात करते हैं गर्भाशयी ग्रीवा। एक जोड़ी, एक इधर एक इधर, तो एक एक 2, मतलब कितना हो गया? एक जोड़ा। जोड़ा में 2 लोग आते हैं ना भाई। और उसके बाद बात करते हैं योनि। योनि क्या होती है? क्या है कि स्पर्म को प्रवेश करने की एक जगह है ना। इसे जनन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। ये एक माध्यम है जिस प्रकार से पेनिस, जिस प्रकार से शिश्न क्या काम करता है? केवल शुक्राणु को मादा जननांग में प्रवेश कराने का काम करता है। उसके बाद ये गति करके जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से शुक्राणु गति करता है ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। ये गति करता है। तो योनि क्या काम करते हैं? ये इसे प्रवेश कराने का काम करती है। इसका कोई विशेष काम नहीं है, ये केवल एक जनन अंग है।
ठीक है। बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय जो उसे क्या करती है, जनन में सहायता करती है, वो क्या है, बाह्य जननेंद्रियां हैं। उसके बाद बात करते हैं एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। जब प्रसव के दौरान किसी जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो मादा में ये जो जनन क्या है, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां हैं, ये क्या होती हैं, दुग्ध का स्रावण करती हैं। जो जीव जन्म लेता है या जिस जीव की उत्पत्ति होती है वो उसी का पोषण तब तक करता है। आजकल को मम्मी स्टैंडर्ड है, नप्पुल पकड़ा देती है कि नहीं, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो समझ गए मादा जनन अंग को। आप समझेंगे कि मादा जनन अंग को दो भागों में आप डिवाइड कर लेंगे। प्राथमिक अंग में अंडाशय को रख देंगे और दूसरे में आप सहायक अंग में डिवाइड कर देंगे। प्राथमिक में अंडाशय को क्यों रखा जाता है, मैं आपको बताया हूं कि जिस अंग में युग्मक का निर्माण होता है हमेशा उसे ही प्राथमिक अंग में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से पुरुष वाले भाग में, नर भाग में हमने पढ़ा था कि युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है, वैसे ही मादा में अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। नर युग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है, शुक्राणु करता है, और मादा युग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है, अंडाणु करता है। क्लियर हुआ, समझिएगा। उसके बाद सहायक गर्भाशय का क्या काम है, मैं आपको बता दिया। एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, क्या कौन कौन से भाग होते हैं इसको ऐसे ही नोट करिएगा। अब एक चीज समझ लीजिएगा, युग्मक जनन, फिर हम इसे विस्तार से एक एक करके समझते हैं। अंडाशय के भाग, अंडाशय क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। देखिएगा, युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण होना, युग्मक का बनना। जैसे अब इसे दो भागों में आप डिवाइड कर लेंगे। युग्मक भाई दो होते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। अब नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको मालूम है कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, और मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। क्लियर है यहाँ तक। तो आप कहेंगे, देखिए इसमें दो घटनाएं समझ में आएंगी। पहला वृषण में एक घटना होती है शुक्राणु जनन। पूछेगा शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वृषण में शुक्राणु का बनना, निर्माण होना या पैदा होना या जन्म लेना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। और वैसे ही मादा में अंडाणु जनन, तो मादा में अब यहाँ पे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाएगा, अंडाणु जनन। भाई जनन मतलब क्या होता है, पैदा होना, जन्म लेना। तो वैसे अंडाणु जन्म ले रहा है तो अंडाणु जनन, शुक्राणु जन्म ले रहा है तो शुक्राणु जनन। और इस घटना को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। युग्मक का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया मादा भाग। अब एक एक भाग को हम समझते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।